लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई घरेलू विमान सेवाएं 2 महीने के बाद सोमवार से फिर हुई शुरू। पहले दिन उड़ी 532 उड़ानें। हवाई अड्डों और विमानों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह से हो रहा है पालन। पश्चिम बंगाल में 28 मई से तो आंध्र प्रदेश में भी आज से फिर से शुरू होगा घरेलू विमान सेवाओं का परिचालन। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें जारी। रेल मंत्रालय ने अब तक श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से 40 लाख से अधिक लोगों को पहुंचाया घर। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी और दिल्ली से चली हैं सबसे ज्यादा ट्रेनें। रेल मंत्री ने राज्यों से की सहयोग की अपील। कोरोना मसले पर पीएम की दुनिया के नेताओं से वार्ता का क्रम जारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से की फोन पर बात। ईद की बधाई देने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग पर चर्चा। यूएई में भारतीय नागरिकों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। और भारत में कोविड-19 के 57,720 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 41.57%। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 77,103। 4,021 लोगों की हुई मौत। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,71,000 के पार। मरने वालों की संख्या पहुंची 3.5 लाख के करीब। अमेरिका के बाद ब्राजील और रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा। डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षा चिंताओं के चलते रोका कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण। दुनिया भर में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देश। अमेरिका में मौत का आंकड़ा पहुंचा 98,000 के पार। वहीं ब्रिटेन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए की 15 जून से गैर आवश्यक खुदरा दुकानों को फिर से खोलने की घोषणा। तो स्पेन में अब 1 जुलाई से विदेशी आगंतुकों को नहीं गुजरना होगा 2 सप्ताह के क्वारंटीन से। और देश के पश्चिम और उत्तर के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में 28 मई तक लू चलने की जारी की चेतावनी। आज गर्मी का कहर के पीक पर रहने का अनुमान। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। करीब 2 महीने से बंद घरेलू यात्री विमान सेवाएं कल से फिर शुरू हो गई हैं। सामाजिक दूरी के साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देशों के बीच यात्रियों ने अपने गंतव्यों के लिए उड़ान भरी। पहले दिन 532 विमानों ने उड़ान भरी। राजधानी दिल्ली में कल सुबह 4:45 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहले घरेलू विमान ने उड़ान भरी। पश्चिम बंगाल 28 मई से 2, आंध्र प्रदेश आज से फिर से घरेलू विमान सेवाओं का परिचालन शुरू करेगा। मुंबई में 7 विमानन कंपनियों ने 14 स्थानों के लिए 47 उड़ानों का परिचालन किया। इन उड़ानों से अनुमानित तौर पर 4,852 लोगों ने यात्रा की। सबसे ज्यादा दिल्ली मुंबई मार्ग पर लोगों ने सफर किया। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने का परामर्श दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से भी घरेलू उड़ानों की आज शुरुआत हुई। लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से कल लगभग 20 उड़ानों का संचालन किया गया। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। गोरखपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने भी कल से उड़ान सेवा शुरू कर दी। एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के हाथ और जूतों को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चार्टर्ड विमान सेवा को भी दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी निर्देश में कहा कि अगर यात्री चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के लिए काउंटर से टिकट की बुकिंग करता है तो बोर्डिंग पास हेलीपैड या हेलीपोर्ट पर कम से कम संपर्क में आए बिना दिया जाना चाहिए और इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा संक्रमण के सभी नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। और प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें जारी हैं। रेल मंत्रालय श्रमिकों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तेजी से रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। 40 लाख से ज्यादा लोगों को उनके गृह राज्य भेजा गया। 2,608 ट्रेनें अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। 853 ट्रेन गुजरात से, 550 ट्रेन महाराष्ट्र से,
पंजाब से 333 ट्रेनें, उत्तर प्रदेश से 221, तो वहीं दिल्ली से 181 ट्रेन देश के विभिन्न राज्यों के लिए की गई परिचालित। इनमें से कुल 1254 ट्रेन उत्तर प्रदेश में, बिहार में 846, झारखंड में 123 ट्रेन, तो वहीं उड़ीसा में 73 ट्रेनों ने अपनी यात्रा समाप्त की। 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल का परिचालन की शुरुआत हुई थी। 23 और 24 मई को रेलवे नेटवर्क पर भीड़भाड़ की स्थिति भी हुई समाप्त। तो वहीं श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे 30 जोड़ी अन्य ट्रेन का 12 मई से नई दिल्ली से कर रहा है परिचालन। और कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फंसे भारतीयों को विशेष अभियान वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में भारतीय यात्रियों को लेकर कल फिलीपींस के सेबू से मुंबई से होते हुए अहमदाबाद के लिए पहले विशेष विमान ने उड़ान भरी। यात्रियों ने अपनी निकासी पर खुशी जाहिर की और इस पहल के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सक्रिय दृष्टिकोण और बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से इस महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं, जो काफी कारगर साबित हुए हैं। सरकार द्वारा जारी निरंतर प्रयासों के उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि देश में 57,720 लोगों को इस महामारी से निजात मिल चुकी है। वायरस के कारण अब तक 4,021 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस बीमारी का रिकवरी रेट बढ़कर 41.57% हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 77,103 हो गई है। और राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। तेजी से बढ़ते पॉजिटिव केसेस के मद्देनजर प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके लिए कोरोना वॉरियर घर घर जाकर होम सर्वे कर रहे हैं। पेश है जयपुर से संवाददाता विशाल पैरिस्टो की रिपोर्ट। पिताजी का नाम है राजेश मानसिंह, पुत्री है। साल की है, एज 20 ईयर्स। हाँ, बाई सिंधी, निवासी अहमदाबाद कर दो। नहीं, अभी ये तो यहाँ का एड्रेस आएगा। अभी यहाँ जयपुर। हाँ, फ्लैट में ये वाला 609 लिख दो ना, 609 के टावर। 609 के टावर। मैं इस वक्त जयपुर के बनी पार्क इलाके में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटी चल रही है होम क्वारंटीन की, और ये इसलिए है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है सर आपका? किशोर तीर्थानी। थोड़ा जोर से बोलिए। किशोर तीर्थानी। किशोर जी बताइए कि ये होम क्वारंटीन की फैसिलिटी किसके लिए हो रही है? हमारे लिए। कहाँ से? अहमदाबाद से है। क्या क्या इसमें क्या है, आपको घर में रहना है? हाँ, 14 दिन के लिए घर में ही रहना है। और आपने पूरा टेस्ट वगैरह करवा रखा है? किस चीज़ का? जो आए हैं उनका? हाँ, वो ट्रेन वगैरह सब स्क्रीन टेम्परेचर करके आए हैं, वहाँ से निकले हैं। थर्मल स्कैनिंग? हाँ, थर्मल स्कैनिंग होता है। हमारे साथ एक कोरोना वॉरियर भी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि कितने लोगों का अभी तक आपने फॉर्मेलिटी करी है और क्या फॉर्मेलिटी है ये? मैंने अभी लगभग 5 लोगों की स्वयं घोषणा पत्र भरवाया है जी। इसमें सरकार के आदेश हैं कि जो भी बाहर से आते हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन का फार्म भरवाया जाए, जो स्वयं घोषणा पत्र कहलाता है जी। और वो घोषणा पत्र जैसे ही हमको कलेक्ट्रेट से भी सूचना आती है कि कोई बाहर से आ गए हैं, और हम हमारे स्तर पर भी, क्योंकि हम BLO हैं, हमारे स्तर पर भी घर घर जाके संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि कोई बाहर से आए हैं, तो उसके बारे में हम मालूम रखते हैं और उनसे हम एक स्वयं घोषणा पत्र भरवा लेते हैं। इसकी डिटेलिंग कहाँ होती है, रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? इसका हमारे ऑफिस कलेक्ट्रेट में रिकॉर्ड जमा होता है और कंप्यूटराइज्ड होता है फिर वहाँ से। तो जैसे कि आपने सुना, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और वो इसलिए कि मैं और आप सुरक्षित रहें और एक दूसरे को भी पहले से अवेयर करें, ताकि जो भी बाहर से आ रहा है वो 14 दिन का जो क्वारंटीन है उसको सख्ती से उसकी पालना हो। विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, जयपुर। और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की तरह एक योजना का नाम है किसान सम्मान निधि योजना, और लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के किसानों के खाते में आया ये पैसा किसी वरदान से कम नहीं है। किसान सम्मान निधि के तहत मिले पैसे से किसानों को खेती करने में काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि किसान जो अन्नदाता है देश का, गांव में रहता है,
वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कर सके, इसलिए वो कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। इनमें ही एक योजना है किसानों के लिए, जिसके तहत इनके खाते में पैसा आ रहा है। मैं इस समय करसड़ा पतेरवा गांव में हूं और यहाँ पे कुछ किसान हैं जो ये बता रहे हैं कि इनको किस तरह से वो रकम मिल रही है। हम जनधन खाता खुलवाए और उसमें हमारे खाते में 4 किस्त आ गया है। किसानों के जो किसान को मिलता है वो 4 किस्त आया है 2000। मेरे खाते में किसान सम्मान निधि वाला 3 किस्त आ चुका है, चौथा का भी उम्मीद करता हूँ कि आएगा। 2-2000 किस्त आया है। जो साल में 6000 रुपये देने की बात कही गई है, उसमें 2020 का पैसा आ चुका है। जनवरी और मार्च का, अप्रैल का आने वाला है, वो भी जल्दी हो सकता, उम्मीद है कि वो भी आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। किसान सम्मान निधि मुझको 4 बार मिला है। केंद्र सरकार का ये योजना बहुत अच्छा है किसानों के लिए, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे खाते में जो है जनधन खाते में 5 किस्तों में 10,000 रुपया जो है मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भूरी भूरी आभारी हूँ। ये सब लोग खुश हैं, आभारी हैं सरकार के, और इनका मानना है कि इससे जो है जो इनके छोटे मोटे काम हैं वो इससे वो कर लेते हैं और खेती किसानी भी ठीक से चल रही है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, करसड़ा पतेरवा, वाराणसी। और कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दी गई सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि 10वीं की परीक्षाएं पूरे देश में न होकर सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही आयोजित की जाएंगी, जहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं। वहीं 12वीं की परीक्षाएं देश भर में कराई जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि परीक्षा देने के लिए छात्रों को किसी अन्य केंद्र पर नहीं जाना होगा, बल्कि छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में परीक्षा देंगे। सीबीएसई की जो 1 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच होने वाली वो परीक्षाएं जो छूट गई थी, वो परीक्षाएं होंगी। और क्योंकि जो परिस्थितियां इस समय पूरे देश और दुनिया में चल रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, अपने छात्र की सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि छात्र को दूसरे केंद्र पर न जाना पड़े, वो अपने ही स्कूल में अब अपनी परीक्षाओं को देगा। ये लगभग यदि उसको दूसरे केंद्रों पर जाना पड़ता तो ये 5,500 केंद्र थे, अब जो बढ़ करके 12,000 से 15,000 के बीच हो जाएंगे, ताकि उसको अपने ही स्कूल में बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के वो अच्छे से अपने स्कूल में परीक्षा दे सकता है। और मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाली परीक्षा के परिणाम 15 अगस्त से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो परीक्षाएं हो रही हैं, तो अगले 1 महीने के बाद 15 अगस्त तक हमारी कोशिश होगी कि ये परीक्षाएं और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं इनकी कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। और मुझे भरोसा है कि सीबीएसई बोर्ड 15 अगस्त तक अपनी परीक्षा परिणाम भी घोषित कर देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद और यूएई के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी। कोविड-19 के दौरान यूएई में भारतीय नागरिकों को दिए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 चुनौती के दौरान भारत यूएई सहयोग और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों नेताओं ने महाचक्रवात अम्फन से दोनों देशों में हुए नुकसान पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जारी सहयोग के साथ साथ महामारी की ताजा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को इन चुनौतियों से निपटने में भारत की तरफ से सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बार कई विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी द्वारा लिखे पत्र में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाएगी भाजपा। तो वहीं भाजपा देश भर में वर्चुअल रैली का करेगी आयोजन। मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा। कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं एक सप्ताह में 150 मीडिया सेंटरों में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आत्मनिर्भर भारत के विषय और कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने के विषय पर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। देश भर में फेस मास्क का वितरण करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का व्यापक प्रचार भी करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता। 30 मई को होगा दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा। और भारतीय वायुसेना स्वदेश में निर्मित अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन के संचालन की कल से शुरुआत करेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन कोयम्बटूर के पास स्थित सुलूर एयरबेस पर किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 18वीं स्क्वाड्रन के संचालन की शुरुआत करेंगे। इस स्क्वाड्रन का कोड नाम फ्लाइंग बुलेट्स रखा गया है। तेजस विमानों वाली भारतीय वायुसेना की ये दूसरी स्क्वाड्रन होगी। तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। गौरतलब है कि 18वीं स्क्वाड्रन की स्थापना अप्रैल 1965 में की गई थी। ये बेड़ा पहले मिग 27 विमान उड़ा चुका है। इस स्क्वाड्रन को इसी साल 1 अप्रैल को सुलूर में दोबारा शुरू किया गया था। चक्रवाती तूफान अम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल में जिंदगी को पटरी पर फिर से लाने और पुनर्वास के चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की कल बैठक हुई। राज्य को पहले ही 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव ने राहत और पुनर्वास के काम में किए जाने वाले सहयोग के लिए केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया है। चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवाएं कई क्षेत्रों में बहाल कर दी गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर बिजली की आपूर्ति अभी भी बाधित होने के कारण संचार व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाई है। पुनर्वास की काम की प्रगति पर जानकारी लेते हुए कैबिनेट सचिव ने पूरी तरह से ऊर्जा कनेक्टिविटी, दूरसंचार सेवाएं और पेयजल की आपूर्ति को बहाल किए जाने को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने के लिए कहा है। नुकसान का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय का एक दल जल्द ही राज्य के दौरे पर भेजा जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा को साइक्लोन अम्फन से निपटने में 500 करोड़ रुपए दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि राज्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार गंभीर है। हम सब मिलकर इन चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। संवाददाता राजेश राज ने धर्मेंद्र प्रधान से की खास बातचीत। हमारे साथ पेट्रोलियम और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है कि भारत सरकार जिस तरीके से उड़ीसा को लेकर, बंगाल को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रही है, कितना कुछ हो पाया है अब तक? देखिए, आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार जिम्मेदारी संभाल रही है। मैं आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी दूसरे ही दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के वो 22 तारीख को स्वयं बंगाल गए, उड़ीसा गए, दोनों राज्यों में हवाई दौरा किया, अलग अलग दौरा किया, दोनों राज्यों में रिव्यू किया और दोनों राज्यों के बारे में एक प्रारंभिक जिम्मेदारी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपया और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपया की जिम्मेदारी लेके आया और उनको घोषणा किया और पैसा भी भिजवा दिया दूसरे दिन। और उसके अलावा यह आश्वस्त करके आया कि जब आपकी नुकसान की रिपोर्ट बन जाएगी, डैमेज की रिपोर्ट बन जाएगी, तब उसको तुरंत भेजिएगा और हम केंद्रीय टीम भेजेंगे और वेरिफिकेशन करके शीघ्र ही हम फिर पैसा आपको जो आपकी वाजिब बनती है उसको दे दिया जाएगा। और बाकी सारे चीजों में भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ है, ऐसा एक
आश्वासन दे के आया। ये साइक्लोन अम्फान को लेकर राज्य सरकार से आपकी बातचीत और भारत सरकार की जो प्रयास हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब तक कितना प्रयास हो पाया? देखिए, ये तो एक हफ्ता ही हुआ है और भारत सरकार जब स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद गए थे और वहाँ के मुख्यमंत्री जी साथ में भी रहे, भारत सरकार पूरा तत्पर है और सजग है राज्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। संघीय व्यवस्था में दोनों सरकारों की भूमिका है और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। उड़ीसा में भी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पेट्रोलियम और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका कहना है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस समस्या से निपटने में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उसको सरजमी तक पहुंचाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क करके इस साइक्लोन जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के बारे में जारी क्लिनिकल ट्रायल को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है। WHO के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा कि इस दवा के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड अध्ययन करेगा। साथ ही इस दवा से जुड़े दुनिया भर में हो रहे प्रयोगों का व्यापक विश्लेषण भी किया जाएगा। टेड्रोस ने कहा कि आमतौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया के रोगियों और लूपस जैसे ऑटो इम्यून बीमारी के मामलों में किया जाता है, लेकिन कोरोना के मरीजों में इस दवा के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। पूरी दुनिया लंबे समय से कोरोना महामारी से जूझ रही है। बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम देश अब लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को चेताते हुए कहा है कि अगर कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में बहुत जल्द ढील दी गई तो संक्रमण की तत्काल एक दूसरी लहर आ सकती है। WHO के आपात कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा कि देशों को ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा कि कोरोना संक्रमण दोबारा ना फैले। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है और ऐसे में दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 54,71,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 3,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 16,62,000 से अधिक हो चुका है, जबकि इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 98,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। कोरोना से अमेरिका के बाद ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित है और ऐसे में अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया में खुल रहे चर्चों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, जबकि व्यक्तिगत प्रार्थना की जा सकेगी। अमेरिका का जन स्वास्थ्य विभाग पहले ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे चुका है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के साथ ही लॉकडाउन में छूट बढ़ाई जा रही है। इसी के तहत पीएम बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि अगले महीने हजारों दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग सेंटर दोबारा खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 जून से मार्केट और कार शोरूम दोबारा खोले जा सकते हैं, बशर्ते वे कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से अब तक 2.62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और करीब 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन ने कहा है कि वे 1 जुलाई से विदेशों से आने वाले यात्रियों को 2 हफ्ते तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने के नियम को खत्म करेगा। सरकार ने संक्षिप्त बयान में कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने सोमवार को हुई बैठक में क्वारंटीन के नियम को हटाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि स्पेन में जुलाई से विदेशी पर्यटक देश में आ सकेंगे। स्पेन दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। यहां सालाना 8 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं। स्पेन में कोरोना के संक्रमण से अब तक 26,834 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना से 2,35,400 लोग संक्रमित हैं।
ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में पहली बार कल 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। कल ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण से 807 मौतें हुई, जबकि अमेरिका में 620 लोगों की जान गई। कोरोना संक्रमण के मामले में ब्राजील इस समय 3,74,898 मामलों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने संक्रमण फैलने की जिम्मेदारी प्रांतीय गवर्नरों और शहरों के मेयरों पर डाल दी है। हालांकि राष्ट्रपति ने ब्राजील में लॉकडाउन लागू नहीं किया है। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था को रोक देने से लोग ज्यादा परेशान होंगे। इटली में कोरोना से 24 घंटे में 92 लोगों की मौत हुई है। मार्च के बाद ये एक दिन में हुई मौतों का सबसे कम आंकड़ा है। देश में अब तक कुल 32,877 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,30,158 है। इटली में रविवार को 531 नए मामले सामने आए थे, जबकि सोमवार को यह आंकड़ा 300 रहा। बात करें नेपाल की तो नेपाल में कोरोना वायरस के करीब 79 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 682 हो गई है। इस संख्या किसी एक दिन में सबसे अधिक है। वहीं नेपाल में कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में सोमवार को 25 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। नेपाल में अब तक कुल 112 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेपाल में वर्तमान में 40,029 लोग अभी क्वारंटीन में हैं और 566 व्यक्ति पूरे देश में आइसोलेशन में हैं। और अब बात करें बढ़ते पारे की, तो देश के उत्तरी इलाकों में गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों में इस साल का सबसे अधिक तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज गर्मी के पीक पर रहने का अनुमान है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने के बाद मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच रहा, जबकि पंजाब और हरियाणा में भी लोगों को गर्मी का प्रकोप सहना पड़ा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि विभाग का कहना है कि पूरब से चलने वाली हवा की वजह से 28 मई से तापमान में गिरावट आ सकती है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। खासकर उत्तर भारत की बात करें तो कई राज्यों में रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया गया है। राजस्थान के चूरू में 47.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। हमेशा अपना मुंह ढक के रहें, हाथों को साबुन से धोते रहें। खतरा टला नहीं है, सुरक्षित रहें। नमस्कार।